नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग विज्ञान विषय कक्षा 8 की कार्य पुस्तिका के अध्याय 2 जिसका नाम है मानव निर्मित वस्तुएं, इनके प्रश्नों का हल प्राप्त करेंगे। आपको बताना चाहते हैं कि यह वीडियो हम बच्चों की सहायतार्थ हेतु बना रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित वस्तु नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सीमेंट, साबुन, सुई और हींग। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हींग मानव निर्मित वस्तु नहीं है, तो हींग एक सही विकल्प माना जाएगा। खा नंबर में है कि निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरणीय कौन सा नहीं है? नींबू का बीज, सूती कपड़ा, भेड़ के बाल, ये एल्युमिनियम फाइल। जैव निम्नीकरणीय का मतलब होता है कि वो चीज जो प्रकृति में खुली अवस्था में पड़े रहने पर धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो आपको पता है कि एल्युमिनियम फाइल जो होता है जिसमें हम लोग खाना गर्म करने के लिए पैक कर देते हैं, रोटियां पैक करते हैं, ये चीज जैव निम्नीकरणीय नहीं है। ये प्रकृति में कितनी दिनों तक भी पड़ा रहेगा, कितने वर्षों तक पड़ा रहेगा ये, लेकिन खत्म नहीं हो पाएगा। अब ग नंबर में देखते हैं, कहा जा रहा है इनमें से प्लास्टिक का एक दोष क्या है? नंबर 1, यह सस्ता होता है। नंबर 2, यह जैव अनिम्नीकरणीय है। और नंबर सा, यह अधिक समय तक चलता है। नंबर दा, यह लचीला होता है। तो आ, सा और दा जो कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, उससे प्लास्टिक की गुणवत्ता का पता चलता है। हम लोगों को पता है कि प्लास्टिक गल नहीं पाती है, अर्थात यह जैव अनिम्नीकरणीय है। यह प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा दोष है। आइए घ नंबर देखते हैं। घ नंबर में है कि मृतिका कैसे बनाई जाती है? नंबर 1, चीनी मिट्टी से, खुरदरी मिट्टी से, रेत या बालू से, या फिर मिट्टी और गोबर से। आप सभी लोग जानते हैं कि मृतिका क्या होती है? मृतिका होती है मिट्टी के बने हुए बर्तनों को जब पका दिया जाता है तो वह निर्मित वस्तु मृतिका कहलाती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो मृतिका होती है वो चीनी मिट्टी से तैयार की जाती है, वो चिकनी मिट्टी से तैयार की जाती है। विकल्प आ को आप सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं कि माँ ने अथर्व से बाजार से जाकर के कुछ वस्तुएं मंगाई हैं। कह रहे हैं कि जो वस्तुओं की सूची दी गई है इनमें से आप मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुओं को अलग अलग कर दीजिए। अब यहां पर वस्तुएं दी गई हैं, सुई, फूल, नमक, मोजा, टमाटर, साबुन, हल्दी, कंघी, हरी मिर्च और केला। अब टेबल बनी हुई है, आप देख रहे हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बच्चे भी बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज भगवान के द्वारा निर्मित है, अर्थात प्रकृति से मिली है, और कौन सी चीज हम मानव ने बनाई है। तो यहाँ पर सुई, नमक, मोजा, कंघा और साबुन, ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं। और प्रकृति से जो मिली है वो है फूल, टमाटर, हल्दी, हरी मिर्च और केला। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित मानव निर्मित वस्तुएं किन क्षेत्रों से संबंधित है? अब एक टेबल बनी हुई है, एक तरफ वस्तुएं दी गई हैं और एक तरफ संबंधित क्षेत्र है। सबसे पहले है ईंट। तो आपको पता है कि ईंट भवन निर्माण से संबंधित है। किसी भी प्रकार का हमें निर्माण कार्य करना है तो उस पर हमें ईंट की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद कपास, तो कपास वस्त्र निर्माण से संबंधित है और वस्त्र निर्माण उद्योग से संबंधित है। खुरपी, ये हमारे कृषि क्षेत्र से संबंधित है। बर्तन, ये हमारे घरेलू उपयोग क्षेत्र से संबंधित है। और एंटीबायोटिक, आपको पता है कि एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं, अर्थात एंटीबायोटिक औषधि के क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। कहा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों का सही मिलान कीजिए और शब्दों सही मिलान करते हुए उन शब्दों को बॉक्स पे लिखिए। और यहां पर जो चीजें दी गई है वो है पॉलिस्टर, कपास, थ्रेसर, सरिया, भोजन पकाना व पैरासीटामॉल। अब यहाँ पर एक तरफ वस्तुओं की सूची दी गई है और आगे खाली स्थान दिया गया है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऊपर जो तमाम चीजें दी गई हैं उनमें से कौन सी चीज इसके सामने भरनी होगी। सबसे पहले है औषधि। तो आपको पता है कि ऊपर जो विकल्प दिए गए हैं तो औषधि के संबंध में पैरासीटामॉल भरा जाएगा। सूती वस्त्र, आपको पता है सूती वस्त्र जो है वो कपास से बनता है, तो सूती वस्त्र के सामने हम लोग कपास भरेंगे। भवन निर्माण, आपको
जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से सरिया विकल्प भवन निर्माण के साथ संबंधित होगा। कृषि कार्य थ्रेसर से होता है, और घरेलू कार्य का मतलब होता है भोजन पकाना। अब संश्लेषित रेशा, तो आपको पता है कि जो पॉलिस्टर का कपड़ा होता है ये एक संश्लेषित रेशा होता है, अर्थात यह प्रयोगशाला में या बड़े बड़े कल कारखानों में तमाम रासायनिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत तैयार किया जाता है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य और असत्य दिया गया है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों, बढ़ते समय हमने यहाँ पर सही और गलत का निशान लगाया है, लेकिन नियम यह कहता है कि प्रश्न में जिस बात को कहा जाए उत्तर में भी वही बात होनी चाहिए। तो जब भी कभी इस तरीके का प्रश्न आए तो अगर सत्य है तो आप सत्य भरेंगे, असत्य है तो आप असत्य भरेंगे। का नंबर है थर्मोप्लास्टिक का पुनः चक्रण करके इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह कथन सत्य है कि असत्य है? तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मोप्लास्टिक का ये पुनः चक्रण किया जा सकता है, अर्थात ये कह रहा है कि नहीं किया जा सकता है, जबकि जो इसकी परिभाषाएं हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक है, वो कहते हैं कि किया जा सकता है, अर्थात ये कथन असत्य है। टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तनों पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने के काम आता है। आपने देखा होगा कि जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं इनकी जो नीचे वाली सतह होती है वो काली होती है, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये टेफ्लॉन से बनी होती टेफ्लॉन लगा करके बनाई जाती है। तो ये कथन सत्य है। अगला है कि फलों के छिलकों की प्रकृति जैव अनिम्नकरणीय होती है, अर्थात तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जो फलों के छिलके होते हैं, यदि हम इसको खुली जगह पर डाल देते हैं तो धीरे धीरे जो प्रकृति में जीवाणु कीटाणु होते हैं ये उसे समाप्त कर देते हैं, अर्थात फलों का छिलका जैव निम्नकरणीय होता है, वो प्रकृति में धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जैव अनिम्नकरणीय है, अर्थात इनके द्वारा कहा गया कथन असत्य है, तो यहाँ पर हम असत्य लिख देंगे। इसके बाद अगला नंबर है कि मेलामाइन का प्रयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे या सत्य लिख देंगे। इसके बाद साधारण कांच बनाने में पोटेशियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। यह कथन दोस्तों गलत है। साधारण कांच बनाने के लिए पोटेशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है, तो हम इसके आगे असत्य लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहा जा रहा है कि गद्यांश को पढ़िए और ये जो नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जैसे जहरीली, बीमार, मच्छर, फंस, हानिकारक, मुश्किल, मलेरिया, कपड़े का थैला, कम से कम, प्रदूषित, पुनः चक्र, इनमें से जो उचित शब्द जिस जगह पर आए उस जगह को वहां कंप्लीट कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस गद्यांश को हम पढ़ते हुए कंप्लीट करा रहे हैं, आशा है कि आपको ये समझ में आएगा। देखिए, प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग भरा जाएगा हानिकारक है, यह मुश्किल से गलता सड़ता है, यह नालियों और सीवर लाइन में फंस जाता है, इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और मच्छर पनपते हैं जिससे खाली जगह में भरना है मलेरिया फैलता है, जानवर इसे खाकर खाली जगह में भरेंगे बीमार पड़ जाते हैं, अतः हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। बाजार जाते समय कपड़े का थैला लेकर जाना चाहिए। प्लास्टिक को जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं जिससे वायु प्रदूषित होती है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण पर्यावरण के हित में होता है। आशा करते हैं कि गद्यांश में हमने जहां पर जो चीजें भरी हैं आपने भी उन्हीं चीजों को सिलेक्ट किया होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये जो गद्यांश हमने भरा है ये पूरी तरीके से सही होगा। आपको बताना चाहते हैं हम भी आपकी तरह एक व्यक्ति हैं। यदि किसी प्रश्न पे कोई गलती समझ में आ रही है, आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें वो गलती मेंशन करें, हम उसे सही करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द पे दीजिए। का नंबर है कि जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं, अर्थात टूट टूट के समाप्त हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जैव निम्नकरणीय कहलाते हैं। खा नंबर में है कि जो प्लास्टिक
गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर एवं पुनः गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, तो ये प्लास्टिक क्या कहलाते हैं? तो ये प्लास्टिक कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक। आपने अगर अपनी किताब को अच्छी तरीके से बच्चों पढ़ा होगा तो आपने थर्मोप्लास्टिक की परिभाषा पे भी गौर किया होगा। जो ग नंबर में कि जो पदार्थ प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं जैव अनिम्नीकरणीय। जैसे कि हम प्लास्टिक ले लें, लोहा ले लें, एल्युमिनियम फॉइल ले लें, ये और ये पन्नी ले लें, पॉलिथीन ले लें, ये जैव अनिम्नीकरणीय है। घ नंबर चलते हैं, कह रहे हैं जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर किंतु पुनः गर्म करने पर फिर मुलायम नहीं होते हैं, तो वो कौन से प्लास्टिक कहलाते हैं? तो ये पहले कहलाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और जो बार बार कठोर मुलायम होते रहते हैं वो कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक। अभी ऊपर बताया जा चुका है खा नंबर पे। अंगा नंबर है पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण से जो कांच तैयार होती है उस कांच को क्या कहलाते हैं? तो आपको पता है उस कांच को हम लोग कहते हैं फ्लिंट कांच। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साधारण कांच किन पदार्थों से मिलकर के बना होता है? इससे पहले आपने एक प्रश्न पढ़ा था सत्य और असत्य में, उस पर आपसे पूछा गया था कि साधारण कांच के निर्माण में पोटेशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर हमने असत्य बता दिया था। अब यहां पर देखेंगे कि जो साधारण कांच होता है उसके निर्माण में सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला है कि मृतिका किसे कहते हैं? तो चिकनी मिट्टी से पका करके जो बर्तन बनाए जाते हैं उसे मृतिका कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्य पुस्तिका पे किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों पे छोटे से छोटा देना है। यहाँ पर सिर्फ बच्चों के ज्ञान का आकलन करने के लिए इस कार्य पुस्तिका को SCERT द्वारा डेवलप किया गया है। अब ग नंबर है प्रायः औषधीय साबुनों में क्या क्या मिलाया जाता है? आपने देखा होगा जैसे डेटाल एक औषधीय साबुन है। जब हमारे शरीर में फोड़ा फुंसी ज्यादा होते हैं तो हमें डॉक्टर डेटाल का इस्तेमाल, डेटाल साबुन से नहाने की राय देता है। तो औषधीय साबुन जो होते हैं उसमें उच्च वसीय अम्ल, गंधक, नीम का तेल इत्यादि पदार्थ मिलाए जाते हैं जो हमारे शरीर के ऊपर त्वचा पे उपस्थित कीटाणुओं को नाश कर देते हैं और हमें रोगों से बचाते हैं। अपमार्जक से क्या लाभ है? अपमार्जक क्या होता है? आपको पता है कि जो डिटर्जेंट और साबुन ये अपमार्जक की श्रेणी में आते हैं। जो कठोर जल के साथ भी झाग दे देते हैं वो अपमार्जक कहलाते हैं। इसके बाद है थर्मोप्लास्टिक के 2 उदाहरण दीजिए। अभी आपको ऊपर बताया गया था कि थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? जो गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर पुनः कठोर और फिर से गर्म करने पर मुलायम हो जाती है, वो थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है पॉलीथीन और पीवीसी। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कहां पर। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 ही चल रहा था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 2 प्रश्न और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 है कि खंड का खंड खा से मिलान कीजिए। खंड का में लिखा है टेफ्लॉन, स्टाइरीन, उच्च ताप के पर क्ले, सिल्वर आयोडाइड और डिटर्जेंट। खंड खा का मिलान करना है तो आपको पता है टेफ्लॉन को कहा जाता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथाइलीन। स्टाइरीन को कहा जाता है थर्माकोल। तो टेफ्लॉन को सा से मिला देंगे, स्टाइरीन को आ से मिला देंगे खंड खा के। और उच्च ताप पर क्ले, आपको पता है उच्च ताप पर क्ले मीन्स होती है मिट्टी। उच्च ताप पर जिस मिट्टी को पका दिया जाता है वो मृतिका कहलाती है, तो उसे 12 नंबर से मिलाएंगे। सिल्वर आयोडाइड आपको पता है फोटोक्रोमिक कांच जो होती है, मतलब धूप के चश्मे। आपने देखा होगा कुछ चश्मे ऐसे होते हैं जो छाया में सफेद और धूप में काले हो जाते हैं, वो फोटोक्रोमिक कांच कहलाते हैं। जब ये चश्मे धूप में जाते हैं तो सिल्वर आयोडाइड का सिल्वर और आयोडाइड अलग अलग हो जाता है, जिसके कारण वो कांच रंग प्राप्त कर लेता है। और जब वो पुनः छाया में आता है तो सिल्वर और आयोडाइड आपस में मिल करके फिर से सिल्वर आयोडाइड बना देते हैं। अब
जिससे फिर वो सफेद हो जाता है। आप डिटर्जेंट को मिला देंगे अपमार्जक से। तो आपको अभी हमने बताया था कि डिटर्जेंट और अपमार्जक एक ही कैटेगरी से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि कारण बताइए कि फोटोक्रोमिक कांच क्यों धूप में रंगीन और छाया पे जाने पर अपनी पूर्व स्थिति पे आ जाते हैं। दोस्तों मुझे लगता है अब इसे बताने की जरूरत नहीं है, अभी अभी खंड का खंड खा से जो मिलान किया गया है उस पर हमने पूरी बात को बता दिया था। यहां पर हमने उसे लिख भी दिया है, अपने शब्दों पे आप इसे पढ़ लीजिएगा कि जब धूप में जाते हैं तो सिल्वर और आयोडाइड विघटित होकर के अलग अलग हो जाता है, और जब छाया में आते हैं तो फिर से ये संयोग करके सिल्वर आयोडाइड बना देता है। खा नंबर है कि अपमार्जक के प्रयोग से कपड़े अधिक साफ क्यों धुलते हैं। इसका कारण है कि अपमार्जक जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे इनका घोल कपड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा गीला करता है और झाग के साथ गंदगी को फुला करके सरलता से अलग कर देता है और कपड़े आसानी से धुल जाते हैं और ज़्यादा साफ नजर आते हैं। आशा करते हैं कि हमने कक्षा 8 की कार्य पुस्तिका के अध्याय 2 अर्थात मानव निर्मित वस्तुओं का जिस व्याख्यान को आपके सामने प्रस्तुत किया वो बच्चों के लिए बेहद लाभदायक रहेगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका होस्ट इमरान।